Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। सो हम कब बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की? जब हमारे पास कुछ वेक्टर्स होते हैं तब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स की। तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक एस कोई सेट है जिसमें कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 vk, और ये सारे वेक्टर्स v1 v2 vk कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस v से आ रहे हैं। तो हमने वेक्टर स्पेस v के कुछ वेक्टर्स उठाए और उनका एक सेट बनाया, उसका नाम दिया हमने s। तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, या फिर हम ये बोलेंगे कि s के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट कब होंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करना होगा। हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जर्नल लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसमें जो C1 C2 C के हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे के सारे जो CIs हैं ये आपके फील्ड से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर स्पेस है वो हमेशा एक फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है। वो फील्ड या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो वो CIs जो हमारे ये CIs हैं वो कहाँ से आएंगे? या तो सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। इन्हीं दो में से आ सकते हैं, या फिर कभी कभी फील्ड जो है हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी ले लेते हैं, ठीक है। बट मोस्टली जो है हम अभी सेट ऑफ रियल नंबर्स की ही बात करेंगे। जो आपके CIs हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, वो हम अभी मान के चल लेते हैं। बाकी सारे केसेस भी सेम ही होते हैं। तो हमने क्या करा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C2 अप टू CK इंटू VK, और उसको हमने क्या करा, 0 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो मैंने ये लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करके अब हम क्या करेंगे, वहाँ से ना इसको चेक करेंगे कि ये C1 C2 CK की वैल्यूज़ क्या आ रही है। अगर C1 C2 CK सारी इन सब की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, द सेट S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब जो उसके अंदर वेक्टर्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे अगर सारे के सारे C1 C2 CK जब 0 आ गए। और नेक्स्ट केस क्या है, सेकंड केस, इफ द अबव इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज और नॉट ऑल CIs आर 0। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे CIs जो है वो आपके 0 हो सकता है उसमें से कोई सा एक CIs जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। अगर एक भी CI नॉन ज़ीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल आपका C1 की वैल्यू 1 आ गई, C2 की वैल्यू 0, और C3 की वैल्यू भी 0, और बाकी के जितने भी आपके CIs हैं वो सब के सब क्या आ गए, वो 0 ही आ गए। अगर ऐसा भी हो रहा है, यहाँ पे एक तो नॉन ज़ीरो आ गया ना आपके पास, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके वेक्टर्स हैं V1 V2 VK वो नॉन ज़ीरो, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इसको हम इजी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं, इफ़ द लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है जहाँ सारे C1 C2 CK सब 0 हो जाए। इफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन देन वी से द वेक्टर्स V1 V2 VK आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स इफ at least one CI is not 0, at least one CI is not 0, then we say that the vectors V1 V2 VK are linearly dependent. ओके तो अब हम इस पे पेज कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में कैसे हम चेक करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसमें कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, 1 -2 1 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर है 2 1 -1 7 -4 1। इसको चेक करने के वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखते हैं इसको चेक करके। तो उसका करने का तरीका क्या है, इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी फिर प्लस c इंटू जो वेक्टर है आपका लास्ट, और इसको 0 के इक्वल रख दो। अब ये एक्चुअल में वेक्टर आ कहाँ से रहे हैं, R3 के वेक्टर्स हैं। तो R3 का 0 क्या होता है, वो 3 टपल्स में होता है 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, a को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर -2a, फिर b को मल्टीप्लाई कर दोगे 2b b -b, और फिर c को मल्टीप्लाई कर दोगे 7c -4c प्लस कॉमा c इज इक्वल टू 0 0 0।
अब इन वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हो, इसको ऐसे करते हो ना, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट से ऐड होगा, फिर सेकंड कंपोनेंट सेकंड से ऐड होगा, एंड थर्ड कंपोनेंट थर्ड से ऐड होगा। तो इसको ऐड करना स्टार्ट करो, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से ऐड करो, तो A 2B एंड 7C। फिर सेकंड कंपोनेंट जो है आपके, इन सबको आपस में ऐड करो, क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल है, -2A + B -4C, और लास्ट में A - B + C = 0 0 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है, तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होगा, जो आपका यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होगा, और जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है वो भी इसके इक्वल होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट के। बट एक्चुअल में सारे कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल ही होने, तो उनको हम 0 के इक्वल रख के वहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। A + 2B + 7C = 0, -2A + B - 4C = 0, एंड A - B + C = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें से हम क्या, इसको कैसे सॉल्व करते थे, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें जो XYZ सॉल्व करते थे, यहाँ पे XYZ के प्लेस पे ABC है आपके पास, तो वहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 7 0, -2 1 -4 0, 1 -1 1 0। फिर यहाँ से ऑपरेशंस लगाओगे, आप इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाओगे, यहाँ 0 बनाओगे, तो ऑपरेशंस आपको पता ही है क्या होगा, R2 goes to R2 + 2R1 and R3 goes to R3 - R1। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे, 1 2 7, तो एज इट इज़ फर्स्ट में रो में कोई चेंज नहीं है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड रो में ऐड कर दोगे, तो 0। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे हो, तो 4 1 5 एंड 2 से मल्टीप्लाई करा 14 को ऐड करा -4 में, तो 10 0, और लास्ट में सब सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0 -3 -6 0। अब मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस होके क्या हो जाएगी ये मैट्रिक्स, मैंने सेकंड रो को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधा 0 1 2 0, और इसको भी मैं -3 से डिवाइड कर दूँ, तो 1 एंड 2 0। ठीक है, अब मैं इस थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट, तो सेकंड रो एज इट इज़ एंड थर्ड रो 0। तो आपके पास ये आ गई आपकी लास्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ से आप फिर से इक्वेशंस बना सकते हो, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी आपकी, कैसे बनाते हैं, A + फर्स्ट एंट्री को A से करोगे, सेकंड एंट्री को B से करोगे मल्टीप्लाई, और थर्ड एंट्री को C से, और = 0 रख दोगे, फिर B + 2C = 0। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप ABC की वैल्यू निकाल लो। अगर ABC की वैल्यू आपकी कुछ आ जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है अगर, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर सारी वैल्यू 0 आएंगी तभी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से क्या कर देंगे, B = -2C। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2B - 7C। तो अगर मैं C की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक C = 1, अगर मैं C की वैल्यू 1 ले लूँ, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 × B, B की वैल्यू -2 -7 × C, C की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 - 7 = -3। मतलब ऊपर वाले सोल्यूशन का, ऊपर वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे A B C की वैल्यू क्या आ गई आपकी, A की वैल्यू आ रही है आपकी -3, B की वैल्यू आ रही है -2, और C की वैल्यू आ रही है 1। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे C को 0 लेता तो B 0 आ जाता, और वहाँ से A भी 0 आ जाता, लेकिन मैंने अगर C को कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू ली तो वहाँ से नॉन ज़ीरो वैल्यूज भी आ रही है। इसका मतलब जो
आपके पास सिस्टम है ना, उसके बाद नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है, मतलब ए बी सी की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके लिए वो सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये सिस्टम है आपके पास ये वाला। तो इसका मतलब अगर ए बी सी की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डिटरमाइन वेदर द सेट इन R3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो सॉल्व करते हैं इसको। a इंटू 110 प्लस b इंटू 211 प्लस c इंटू 303 इज इक्वल टू 0 0 0। अब आपको पता है कि a b c से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस 2b प्लस 3c। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस b प्लस 0 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब यहाँ से इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो आप। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 3 0। अब यहाँ से चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या ऑपरेशन आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ और सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 को चेंज कर रहे हो, R2 माइनस R1, तो ये हो गया 0। तो 1 माइनस 2 करोगे तो -1, 0 माइनस 3 इज -3 एंड लास्ट एज इट इज़। अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा सकते हो आप R3 को चेंज कर सकते हो R3 प्लस R2। तो आपकी क्या मैट्रिक्स बनेगी अब नेक्स्ट, 1 2 3 0 0 -1 -3 0 और ऐड कर रहे हो आप सीधा, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशंस आ जाएंगी, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 माइनस b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है जो आपके यहाँ पे इक्वेशंस आ रही थी, देखो। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3c। तो आप क्या करोगे, अगर c को 0 लेते हो तो b 0 और b 0 तो a भी 0। अब यहाँ पे आपको देखकर ऐसे लग रहा होगा कि इसके पास तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, बट आप c की वैल्यू अगर कुछ और ले लो, फॉर एग्जाम्पल टेक c इज इक्वल टू 1 फिर से ले लो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ गई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -2b -3c, तो -2 इंटू -3 इंटू c की वैल्यू 1, तो ये हो गया 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही है ए बी सी की। अगर एक भी ए बी या सी इनमें से एक की भी वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए ना, तो आपका जो वेक्टर्स है ना ऊपर, वो डिपेंडेंट वेक्टर्स ही होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज वी गेट अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है अगर, तो इसलिए जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन रिकॉल करो, आपको क्या बताया गया था डेफिनेशन में, कि अगर आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हो और सारे के सारे सी आई 0 आ जाते हैं, तो आपके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर एक भी नॉट ऑल सी आईज आर 0, मतलब सारे के सारे सी आई 0 ना हो, एटलीस्ट कोई तो 0 नॉन ज़ीरो हो, तो आपके वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे। तो वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेक्टर्स हैं आपके पास, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो डिटरमाइन वेदर एस में कुछ मैट्रिसेस दे रखी हैं 3, द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन 2x2 मैट्रिक्स स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, उन्हीं ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 0 1 प्लस b इंटू 3 0 2 1 प्लस c इंटू
1 0 2 0 इज इक्वल टू, अब इसको जीरो वेक्टर रखोगे तो जीरो मैट्रिक्स रखोगे। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रखना है। तो 2x2 मैट्रिक्स का जीरो क्या होता है, वो 2x2 जीरो मैट्रिक्स ही तो होती है। अब यहाँ आप क्या करो, कॉन्स्टेंट्स को अंडर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a 0a प्लस 3b 0 2b b प्लस c 0 2c 0 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इन मैट्रिसेस को आप सम कर दो। तो मैट्रिसेस सम कैसे होती हैं, जो सेम पोजीशन पे वो साथ में ऐड होंगे, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 2a प्लस 3b प्लस c, फिर सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पे, ये है, तो ये a ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 2b प्लस 2c, क्या क्या ऐड हो रहा है, ये और लास्ट में क्या ऐड होंगे, जो a प्लस b ये ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 0 0 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अब इसको सबको इक्वेट कर दो, मतलब ये फर्स्ट एंट्री किसके इक्वल होगी, ये ऑब्वियसली इसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल होगी एंट्री, ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो जो सेम पोजीशन पे वो इक्वल होंगे आपस में। तो आपके पास देखो इस वाली एंट्री से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी 0 के इक्वल होगा, तो a प्लस बी 0 के इक्वल है। अब आपने a ऊपर 0 निकाला है तो b भी 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, उसमें c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 2b प्लस 2c किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो थर्ड एंट्री के इक्वल होगा। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल 0 के इक्वल आ गया, 2b प्लस 2c। b की वैल्यू 0 है तो 2c भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो इसमें a b c तीनों के तीनों जो आपके कांस्टेंट थे वो 0 आ गए हैं, और अगर सारे के सारे कांस्टेंट 0 आ जाते हैं तो आपके जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलआई, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें जो आपको मैट्रिसेस दे रखी हैं, तीनों मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस हैं। तो फोर्थ देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फर्स्ट देखते हैं, इसको डायरेक्ट चेक करने का एक मेथड और होता है। क्या आप किसी एक वेक्टर को, अगर दो वेक्टर हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, क्या आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से बना सकते हो। तो देखो 1 4 9, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, ये 3 12 27। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये आ गया ना वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो फर्स्ट पार्ट में आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से बना पा रहे हो, तो एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड हो गया, तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से ना बन सकें। फॉर एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, तो सेकंड को आप, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे, वैसे तो ईजिली दिख रहा है वो, क्योंकि कोई सा भी वेक्टर किसी बाकी के वेक्टर से नहीं बन सकता। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे और उन्हें 0 के इक्वल रख दोगे। अब यहाँ से इक्वेशंस क्या आएंगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका a आएगा, आप जब यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ, प्लस 0b 0 प्लस 0 0 c, तो ये आ गया 0 0 0। अब इसको ऐड करो, ऐड करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट से होगा, तो फर्स्ट पे a 0 0 है, सेकंड पे क्या है 0 b 0, तो वो b हो गया, और थर्ड पे क्या है 0 0 c, तो c हो गया, वो हो गया आपका 0 0 0। तो आप यहाँ से इक्वेट कर दो, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। इक्वेट करने का मतलब है जो सेम पोजीशन पे है, जो सेम कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो राइट हैंड साइड के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। जैसे फर्स्ट ये है, फिर सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो गया, इस तरह से ये इक्वेट करते हैं। तो अगर a b c 0 आ गया तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, li। अब थर्ड वेक्टर देखो, थर्ड जो होगा ना वो सिंपली एक रिजल्ट से भी होता है। अगर जिस भी वेक्टर्स के सेट में 0 वेक्टर आ जाए ना, तो वो सारे वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर ही होंगे। क्यों, क्योंकि आप 0 को किसी भी वेक्टर से बना सकते हो। मैं 0 × 2 1 0 लिख सकता हूँ, प्लस 0 × 0 1 1। तो मैंने इन दो वेक्टर की हेल्प से मैंने अपना 0 वेक्टर बना तो लिया, तो इसका मतलब वो 0 वेक्टर जो है, ये वेक्टर इन दोनों पे डिपेंड है, तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर मिलकर लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे।
मीन्स जो थर्ड में आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द सेट 1 + x + x², 1 - x - 3x², 1 + 3x - x² लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये पॉलिनोमियल हैं आपके सारे, तो इसको भी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 1 + x + x² प्लस b इंटू 1 - x - 3x² प्लस c इंटू 1 + 3x - x² इज इक्वल टू 0। जीरो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डिग्री कौन सी डिग्री का है, डिग्री 2 तक का है ये, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो इनको, तो क्या होगा ax + ax² प्लस b - bx - 3bx² प्लस c + 3x c + 3cx - cx² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है, a b और यहाँ c, ये तीनों कांस्टेंट है, तो ये साथ में कर लो आप, a + b + c। अब आप देखो, सॉरी ये ax होगा यहाँ पे ना, ax, तो x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है -b और x का कोफिशिएंट है 3c। तो इन सब कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा a - b + 3c इंटू x। अब x² के कोफिशिएंट a, 3b और -c, ये हो गया आपका a 3b - c इंटू x² इज इक्वल टू 0। मैं जानबूझ के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब आप इक्वेट करने वाले हो। इक्वेट करने का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना कोफिशिएंट्स, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है ना आपकी, ये वाली, ये इस कांस्टेंट के इक्वल होगी, और जो x का कोफिशिएंट है ये इस x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और जो ये x² का कोफिशिएंट है वो यहाँ x² के कोफिशिएंट, तो 0 0 सब 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपने क्या करा, a + b + c इज इक्वल टू 0, इक्वेट कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, ये भी 0 हो गया, a + 3b - c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो आप, क्या बनेगी 1 1 0 1 - 1 3 0 1 3 - 1 0। तो क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप इसको 0 बनाओगे, मतलब सिंपल, R2 में से R1 को माइनस करोगे और R3 में से फिर से R1 को माइनस करोगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट करा, -2 2 0, और थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 -2 0। अब R3 कैसे चेंज करोगे, R3 + R2, R3 में क्या करा हमने, सेकेंड रो को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 0 -2 2 0 0 0 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशंस आ जाएंगी वापस से, a + b + c इज इक्वल टू 0, -2b + 2c इज इक्वल टू 0। तो आपका 2b इज इक्वल टू 2c हो गया, यानी कि b इज इक्वल टू c हो गया। अब आप c को फिर से कुछ ले लो, टेक c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है -b - c, यहाँ इस वाली इक्वेशन से, तो -1 - c, तो -2 आ गया। तो यहाँ पे a b c, यहाँ पे तो तीनों ही नॉन ज़ीरो आ गए, और हम डिपेंडेंट के लिए क्या कहते हैं कि एटलीस्ट एक कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आ गया ना अगर, तो वो तब भी डिपेंडेंट ही होंगे। तो यहाँ पे a भी नॉन ज़ीरो है, b भी नॉन ज़ीरो है और c भी नॉन ज़ीरो है। तो दिस इम्प्लाइज द अबव वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि मैं हमेशा c को 1 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे केसेस कंसीडर कर सकते हो। आप c को 1 भी ले सकते हो, तब भी आपके पास
नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आ रहा है। लेकिन आप ये सोचोगे अगर मैंने सी को ज़ीरो लिया होता, अगर मैं सी को ज़ीरो ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी, और अगर बी और सी ज़ीरो हो गए तो वहाँ से ए भी तो ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। आप सी की वैल्यू जब 1 ले रहे हो तो तब भी तो आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है, आप सी की वैल्यू 2 ले रहे हो तब भी तो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, मतलब आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। ए बी सी की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जिसके लिए आप उसको ज़ीरो के इक्वल बना सकते हो, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये ज़ीरो के इक्वल बना सकते हो। ए बी सी की इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं, सी की वैल्यू 0 ले रहे हो, बी की वैल्यू 0 तो ए की वैल्यू 0, ठीक है वो एक सोल्यूशन हो गया। लेकिन जब आपने सी की वैल्यू 1 ली तो वहाँ से भी तो बी और ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है नॉन ज़ीरो, या कुछ भी आ रही है, 0 भी आ रही है, लेकिन सी तो 1 आ गया तो डिपेंडेंट हो गया वो। सी की वैल्यू 2 लोगे तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी उसकी, ए और बी की। तो आपको भाई इतना देखना है, जब भी इस तरह का कोई केस फंसे जहाँ पे इस तरह की इक्वेशंस आ जाए तो आप हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू ही लेना, वहाँ पे 1 लेना, 1 सबसे इजी वैल्यू होती है। या फिर आप यहाँ पे देख लेना इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहे हैं। अगर आप रैंक वाले मेथड से जाके देखो, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए टू बी वो किसके इक्वल आ रही है, रैंक ऑफ ए के, दोनों की रैंक 2 आ रही है। मतलब इस पूरी मैट्रिक्स की, जो आप रैंक वाले मेथड से करते थे, इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक क्या है, ए टू बी की ये है 2, और जो इनसाइड वाली मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है, उसकी रैंक क्या है, वो भी 2 है। और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो वो लेस देन 3 आ रहे हैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से। जब भी ऐसा केस है होता है तो उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब 0 0 0 ही सोल्यूशन आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चेक वेदर द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड प्लस सी से, और इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, ए, या मैं एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा बस। ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या आ रही है, ए आ रहा है और सी आ रहा है, तो ये हो गया ए प्लस सी। एक्स के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, ए प्लस बी, एंड इसके अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, बी और सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स कलेक्ट करें, कांस्टेंट टर्म, एक्स के कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इन सबको आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप इसको तो ऐसे लिख ही सकते हो ना, इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट वो भी 0 के इक्वल, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इनमें से आप कोई सी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको फर्स्ट करूँ, उसको सेकंड और थर्ड, तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करूँ अगर, तो ए प्लस बी, और फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड इजीली हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। तो ये माइनस करा हमने, तो ये हो गया आपका c माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको फोर्थ मान लेते हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ को हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है, मैंने उसको क्या कैसे लिख दिया, माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2c इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो अगर c की वैल्यू 0 आ रही है तो c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी, और b की वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी 0 आ जाएगी। आप कोई किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी a b c सब 0 आ गए। तो अगर a b c सब 0 आ रहे हैं तो आपके जो गिवन वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, इज द सेट एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल माइनस x एक्सपोनेंशियल 2x इन C1R। C1R का मतलब है स्पेस ऑफ ऑल द
कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे, वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसको चेक करने के लिए आपको रॉन्स्कियन अप्लाई करना पड़ेगा। रॉन्स्कियन, जब भी फंक्शंस है ना उनको आप रॉन्स्कियन से करके देखो। तो यहाँ 3 वेक्टर्स का रॉन्स्कियन निकाल लो, उसको आप W से डिनोट करते हो। तो 3 वेक्टर्स का रॉन्स्कियन कैसे निकलता है, जो मान लो F1 F2 F3 तीन आपके पास फंक्शन है, तो आप फर्स्ट रो में एज इट इज रखोगे, सेकंड रो में उनका डेरिवेटिव रखोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, थर्ड फंक्शन का, फिर थर्ड रो में उनका सेकंड डेरिवेटिव रखोगे, फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का और थर्ड फंक्शन का, और उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे। तो करते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल -x और एक्सपोनेंशियल 2x। फिर डेरिवेटिव करो, एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल -x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल -x, और एक्सपोनेंशियल 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। अब यहाँ से मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव करूँगा, इन तीनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव करता हूँ, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल -x, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x डेरिवेटिव करके। अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट यहाँ फंक्शंस का करना थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करने में आपको पावर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉलम में देखो ये एक्सपोनेंशियल x जो है वो कॉमन है सब में, तो इस पूरे कॉलम में से मैं डिटरमिनेंट के कॉलम में से एक्सपोनेंशियल x बाहर कर लेता हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 1 1 एंड 1। उसके बाद क्या करोगे, इसमें पूरे में देखो कॉमन क्या है, इस कॉलम में एक्सपोनेंशियल -x कॉमन है, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल -x को। तो बचा क्या 1 -1 एंड 1, और लास्ट कॉलम में से क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल 2x अगर मैं बाहर कर दूँ, एक्सपोनेंशियल 2x, तो 1 2 एंड 4। अब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंशियल 2x, तो पावर ऐड होती है एक्सपोनेंशियल में, 2x + x - x, और अब डिटरमिनेंट निकाल लो आप। तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूँगा, ठीक है। तो कैसे हो गया एक्सपेंशन, -4 एंड -2, देन -1 इंटू 4 - 2 एंड +1 इंटू 1 + 1। रॉन्स्कियन का मैं मेथड आपको बिल्कुल बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में अप्लाई होता है। पहले हम डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि रॉन्स्कियन मेथड में हमने डिटरमिनेंट ही निकालना होता है। तो पावर ऐड करोगे तो एक्सपोनेंशियल 2x + x - x क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल 2x बनेगा ये, और यहाँ पे सॉल्व होके क्या आया, -6 + 2 -2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -8 एंड +2, तो -6 आ गया, -6 एक्सपोनेंशियल 2x। तो ये कभी भी ना 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी भी 0 नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा वहाँ से, अब आता है रॉन्स्कियन मेथड। क्या होता है, अगर रॉन्स्कियन आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है और रॉन्स्कियन आपका 0 आ रहा है, अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इस केस में आपके पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसलिए ये फंक्शंस का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब फंक्शन का रॉन्स्कियन जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया, इसलिए वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो तीनों के तीनों फंक्शन जो आपको दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं, x एंड x mod x। पूछा गया क्या ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो देखो इसमें ग्राफ बना के ही सॉल्व कर सकते हैं इनको, बहुत ईजिली हो जाएगा। y = x, मतलब मैं x फंक्शन का फर्स्ट वाले फंक्शन को मैं x कह रहा हूँ, सेकंड फंक्शन को x mod x। तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ y = x का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, y = x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। y = mod x का ग्राफ मैंने यहाँ दे रखा है आपको बना के, ये y = mod x का ग्राफ है। अब मैं y निकालूँ, y एक फंक्शन है मेरे पास, x × mod x। तो अगर मेरा x > 0 होगा तो वो x² की इक्वल होगा ऑब्वियसली। x × mod x को सॉल्व करूँगा तो x² होगा। अगर x < 0 है तो mod x हमेशा याद रखो, जब भी x < 0 होता है ना तो mod x की वैल्यू हमेशा -x पे ही ओपन होती है। तो x
मॉड एक्स की वैल्यू अगर माइनस एक्स पे ओपन हो रही है तो और वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, वही मैंने लिखा है। तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया एक्स मॉड एक्स का ग्राफ। जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन तक आएगा। और जैसे ही एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यू है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें हमेशा ऐसा कर्व आएगा। तो अब आप इन दोनों ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, आप इस ग्राफ को देखो और इस वाले ग्राफ को देखो। ये दोनों ग्राफ ना इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी ग्राफ को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, आप जो है ना दूसरे के इक्वल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब आप y इज इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ को ना किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x करा या 3x करा, मैं कांस्टेंट कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो वो पता क्या होगा, वो लाइन सिर्फ शिफ्ट होगी। आपकी लाइन यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, या हो सकता है लाइन लेकिन यहाँ चली जाए। ओरिजिन से तो पास होगी, ओरिजिन से तो पास होगी है, क्योंकि 0 पे 0 आएगा हमेशा, तो वो ऐसे चेंज होगी बस। यहाँ से हो सकती है यहाँ से पास हो जाए, या हो सकता है यहाँ से पास हो जाए, यहाँ से पास हो जाए, तो वो सिर्फ इस तरह से चेंज होगी। वो कभी भी जो है ना कर्व नहीं बना पाएगी। जिस तरह से कर्व ये आ रहा है, जो आपका यहाँ राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ये कर्व नहीं बना पाएगी। तो ये दोनों ग्राफ इंडिपेंडेंट है, तो दोनों फंक्शन आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। आई होप आपको ये ग्राफिकल भी मेथड समझ आ गया, और रॉन्स्कियन वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट था। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों से भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।